Now let's understand what is momentum. So momentum is a type of impact. अरे कहना क्या चाहते हो? सर ये इम्पैक्ट क्या होता है और ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, मास एंड वेलोसिटी. हमारे मतलब आपको मत सिखा. तो मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, मास एंड वेलोसिटी. इन दोनों चीजों को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस कंसीडर दिस एग्जाम्पल वेयर वी विल फायर अ बुलेट टुवर्ड्स द वॉल. तो एक दीवार पर हम लोगों ने एक बुलेट को फायर किया है यूजिंग अ गन. तो इससे हुआ क्या? बुलेट विल पेनिट्रेट द वॉल. बुलेट ने दीवार को पेनिट्रेट किया. दिस इज बिकॉज वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज मोर, हेंस मोमेंटम इज मोर. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होता है, और इन अनदर वर्ड उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है. अब अगर इसी केस में मैं बुलेट को थ्रो करूं, लेकिन मैंने अपने हाथ का इस्तेमाल किया, अपनी मस्कुलर एनर्जी का इस्तेमाल किया, तो इस तरीके से बुलेट हमारी वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती. बस हवा निकल गई. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेलोसिटी जो थी वो बुलेट की काफी कम थी, और इन अनदर सेंस हमारा जो इम्पैक्ट था या जो मोमेंटम था वो कम था. तो मोमेंटम जो है वो हमारा मास पे भी डिपेंड करता है. इसको भी हम लोग एग्जांपल से सीखते हैं. हमारे पास एक दीवार है और इस दीवार से एक साइकिल आकर टकराती है जिसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है. क्या इस केस में हमारी दीवार टूटेगी? नहीं. डेफिनेटली नॉट, राइट. बट क्या हो अगर हम सेम सिनेरियो लें, लेकिन इस बार ट्रक 40 मीटर पर सेकंड से आके टकरा जाए. स्पीड तो ट्रक की भी सेम है, बट इस केस में जो दीवार है वो टूट जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो मास पे भी डिपेंड करेगा. ट्रक का मास ज्यादा था, हेंस उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा हुआ. Now, the effect of one object striking another object depends both on the mass of the former object and its velocity. तो जब कोई चीजें आपस में टकराती हैं तो दोनों फैक्टर हम लोगों को कंसीडर करने होते हैं, मास एंड वेलोसिटी बोथ. तो मास और वेलोसिटी का ये जो प्रोडक्ट है यही बनता है इवेंचुअली मोमेंटम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P. तो मोमेंटम P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होने वाला है? मास इनटू वेलोसिटी. तो P इज इक्वल टू m इनटू v. बोलो स्वाहा. तो ये हमारा हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगी. तो इट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यूनिट क्या होगी सर जी इसकी? तो बना लेते हैं. P इज इक्वल टू m इंटू वी है, तो इसकी m के एस यूनिट मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड वाली यूनिट होने वाली है kg. मास के लिए हम लोग kg यूज करते हैं और वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं मीटर अपॉन सेकंड. तो m के एस सिस्टम में इसकी यूनिट बनेगी kg इंटू मीटर पर सेकंड. और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CGS सिस्टम, तो CGS सिस्टम में मास को ग्राम में और वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है. तो मोमेंटम की CGS यूनिट होगी ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड. Now let's take some example. It is easy to stop a tennis ball than a cricket ball moving with the same velocity. ऐसा क्यों होता है कि क्रिकेट की बॉल और टेनिस की बॉल सेम वेलोसिटी से चल रही हैं, उसके बावजूद भी टेनिस की बॉल को रोकना आसान है बट क्रिकेट की बॉल को नहीं? आंसर देखते हैं. तो लेट्स से वी हैव अ टेनिस बॉल एंड अ क्रिकेट बॉल. तो मास की अगर मैं बात करूं तो टेनिस बॉल का जो मास होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू क्रिकेट बॉल. तो मास इज लेस, हेंस मोमेंटम इज लेस. तो टेनिस बॉल का मोमेंटम जो है वो क्रिकेट बॉल के मोमेंटम से कम होता है. तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एज वेल एज इट्स वेलोसिटी. Cricket ball is more heavy than a tennis ball. Although they are thrown with the same velocity, cricket ball has more momentum than a tennis ball. Hopefully आपको concept समझ में आ गया होगा. Hence more force is required to stop a cricket ball than a tennis ball. It is easier to stop a tennis ball than a cricket ball moving with the same velocity. Okay. Now लेट्स से कि अपने पास एक साइकिल है, साइकिल राइडर है और वो पॉइंट ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, मतलब इसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड, और चलते 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 ये पॉइंट बी तक पहुंचा और इसे 2 मिनट लगे और इसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड. अब इस साइकिल राइडर को देखकर एक कार राइडर भी आ गया और उसने साइकिल राइडर से बोला कि चलो मैं भी ये सिनेरियो करता हूँ, ए से बी तक जाना है, अपनी स्पीड को 0 से 50 मीटर पर सेकंड तक लेकर जाना है, देखता हूँ कितना टाइम लगेगा. तो उसने 0 से 50 मीटर की पर सेकंड की स्पीड बहुत ही जल्दी प्राप्त कर ली. हेंस हायर द फोर्स फास्टर विल बी द चेंज इन वेलोसिटी. चूंकि साइकिल वाला जो राइडर है वो बहुत हाई फोर्स नहीं लगा पा रहा, तो उसको टाइम लगा
वेलोसिटी को 0 से 50 मीटर पर सेकंड तक पहुंचाने में। बट कार का जो राइडर है उसने अपनी स्पीड 0 से 50 मीटर पर सेकंड बहुत ही जल्दी प्राप्त कर ली क्योंकि फोर्स ज्यादा था। यहीं से जन्म होता है हमारे न्यूटन्स के सेकंड लॉ का। ये क्या बोलता है? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बाल को देखो रटना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि अपने पास एक कार है, इसका मास स्मॉल m है और ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। अभी के लिए मान लेते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। अब इसने फोर्स अप्लाई किया, इसके इंजन ने फोर्स अप्लाई किया कुछ इस डायरेक्शन में। t टाइम बाद इस फोर्स की वजह से ये b पॉइंट पर पहुंच गया। यहां पर पहुंचने पर इसकी स्पीड बढ़कर v हो गई। तो यहीं से हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ये क्या होता है? तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अगर हम अपने पुराने एग्जाम्पल में मोमेंटम को मतलब P1 यानी इनिशियल मोमेंटम को कंसीडर करें तो आप बोलोगे सर इनिशियल मोमेंटम कंसीडर होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी से। बिल्कुल सही बात है। फाइनल मोमेंटम कंसीडर होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना, और हमें ये टाइम के रिस्पेक्ट में करना होता है। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखा, टाइम t से डिवाइड किया, m को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो गया v माइनस यू अपॉन टी। a मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहता है v माइनस यू अपॉन टी, तो यहां पर हम लोग वो चीज रिप्लेस करेंगे। तो v माइनस यू अपॉन टी के प्लेस पर हम लोग लिखने वाले हैं a, तो ये हो जाएगा हमारा एम ए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो यहीं से हमारा फोर्स का फॉर्मूला बनता है F इजिकल टू एम ए। एक बार थोड़ा सा सीखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोला गया था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इसी को हम लोग बोलने वाले हैं अप्लाइड फोर्स और इन अनदर सेंस फोर्स। तो एम ए हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और एल्स यू कैन से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर वो कांस्टेंट होता है के। एक्सपेरिमेंटली इस के की वैल्यू 1 अपन को पता चली तो के की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला निकल कर आया F इजिकल टू एम इंटू ए। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? अच्छा जीप दिखाओ। आ तो फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसको डायरेक्शन भी चाहिए। F इजिकल टू एम ए। F फोर्स हो गया यहाँ पर, M मास हो गया एंड A इज एक्सेलरेशन। यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्स की यूनिट एक एसआई सिस्टम में होगी और एक सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में मास को केजी से और एक्सेलरेशन को मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीजीएस सिस्टम, मास को ग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों यूनिट हमारी एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में यूज की जा सकती हैं, बट ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है ना। इसकी जगह पर हम लोग न्यूटन लिखते हैं। केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर की जगह हम लोग न्यूटन लिखना पसंद करते हैं। सिमिलरली ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग डायन DYNE लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज्यादा फेमस यूनिट है। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। कुछ भाषण लिख के लाई हैं तो शुरू हो जाइए, वरना नारे लगा लगा के हम ही को सीएम बना देंगे ये लोग। अब समझते हैं कि एक न्यूटन और एक डायन आखिर होता कितना है। तो F इजिकल टू एम ए, हमको 1 न्यूटन को डिफाइन करना है तो हमने F की जगह लिखा 1 न्यूटन, मास की जगह हमने लिखा 1 केजी और एक्सेलरेशन की जगह हमने लिखा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको डिफाइन करेंगे तो 1 न्यूटन का मतलब हुआ द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी इज कॉल्ड 1 न्यूटन। मतलब जब 1 केजी के ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना फोर्स लगाया जाए कि उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप हो जाए तो लगाया गया फोर्स 1 न्यूटन के बराबर होता है।
वन डायन को भी यहीं से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो वन डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो वन डायन, द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वन डाइन क्या होता है? द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम इज कॉल्ड वन डायन। मतलब अगर आप 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना फोर्स लगाते हो कि इसमें 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप हो जाए, तो लगाया गया फोर्स वन डायन के इक्वल होता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।